हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट के लिए ज्योग्राफी। एनसीईआरटी देख रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 7 का हमारा 5वां चैप्टर है जल यानी वाटर। अब हम इसको देखते हैं क्योंकि अगर सीटेट में हमें सेकंड पेपर पास करना है जो एसएसटी है तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इसको हम देख के फिर क्वेश्चन लगाते हैं प्रीवियस ईयर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन भी। तो शुरू करते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? मतलब कि हम जो जल के बारे में सोचते हैं तो हमारे जो माइंड या फिर ब्रेन होता है उसमें क्या फिगर बनते हैं या फिर हम क्या सोच सकते हैं, क्या कैसा होगा। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते होंगे। मतलब हम ये सोचने लगते हैं जहाँ से हम देखें, जैसे जलप्रपात हो गया, वाटरफॉल, वर्षा की रिमझिम मतलब जो पानी बरसता है उसका, और नल के पानी, जैसे जो नल का पानी हम लोग यूज़ करते हैं वैसा उस पानी के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। हम लोग जब छोटे थे, यानी अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब बारिश होता है तो हम लोग कागज़ की नाव बना के उसमें तैराते हैं। आप मतलब कि, और छोटे बच्चे भी। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं अगर सुबह से बारिश हो रही है, बारिश है, उसमें हम खेलते रहते हैं। उसके बाद से जब बाद में देखेंगे, सो जाएँ या फिर कहीं और चले जाएँ, बाद में पानी देखें दोपहर तक तो वो गायब हो जाता है। वहाँ जल कहाँ चला जाता है? जो ये जल है वो कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ये याद रखिएगा ये पॉइंट, सूर्य के ताप के कारण जो जल है हमारा वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेती है। जब ये जल ठंडा होने पे जो है जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा, हिम अथवा शहीम वृष्टि के रूप से धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। मतलब कि फिर वहाँ पे बर्फ़ के रूप में या फिर बारिश के रूप में या फिर किसी रूप में वो नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। इसको ही जल चक्र कहते हैं। मतलब कि जैसे अपने रंग रूप को वो बदलता रहता है, उसको ही हम लोग जल चक्र कहते हैं। इसी को जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। हमारी पृथ्वी जो है थलशाला के समान है। जो हमारी पृथ्वी जो है वो थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व अवस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। मतलब कि जैसे कि हम जिस जल का यूज़ कर रहे हैं हरियाणा या फिर किसी भी क्षेत्र में यूज़ करने के लिए, सिंचाई के लिए, हो सकता है सैकड़ों वर्ष पहले ये अमेजन नदी में बहता हो। अलवर जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिम नद। मतलब कि अलवर जल होते हैं जो उसके मुख्य स्रोत जो है नदी है, ताल है और सोते एवं हिम नद है। महासागर एवं समुद्रों का जल लवड़ी होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। महासागरों का जो जल होता है या फिर समुद्रों का, ये मतलब खारा होता है। इसमें अधिकांश नमक होते हैं, सोडियम या फिर खाने के उपयोग में किया जाने वाला नमक होता है। जैसे कि हमें देखो जल जो है नमक हमें जल के स्रोत से तो प्राप्त होता है जब ज्वार भाटा आता है। तो इस तरह से मतलब, और जो समुद्र वगैरह में रहते हैं ज्वार भाटा आता है तभी नमक मिलता है हमें, तो बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है उसी से। थलशाला क्या है? ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है थलशाला। ये देखिए थलशाला है। अब हम लोग देखते हैं विश्व की प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ देखते हैं। अफ्रीका में हम लोग देखते हैं, देखिए अफ्रीका में विक्टोरिया झील है, कांगो नदी है, ऑरेंज नदी है, नाइजर नदी है, नील नदी है, लाल सागर है, ये अरब सागर है, ये हमारा हिंद महासागर है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ये मिसिसिपी नदी है, और ये सुपीरियल झील है, और ये साल्ट लेक सिटी है, अमेजन नदी है, दक्षिण अमेरिका में है अमेजन नदी है हमारा, आप देख सकते हैं। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये गंगा नदी, गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है और ये 25-25 किलोमीटर, मतलब इसका ये क्वेश्चन पूछता है कितनी लंबी है गंगा, तो हमारा 5-5 का स्क्वायर याद रख लीजिए या फिर 25-25 याद करके रख लीजिए। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी मिलकर बंगाल की खाड़ी में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा प्रशांत महासागर हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया में है डार्लिंग नदी, ये हो गया। तो ये हमारा दक्षिण महासागर हो गया नीचे की तरफ। तो अब हम जल का वितरण देखते हैं। अब हम जल के वितरण को देखते हैं।
हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी जो है हमारी 3/4 भाग जो है इसमें जल है, 3/4 जो भाग है जल है, इसलिए ऊपर देखने से हमें पृथ्वी जो है ये ब्लू कलर की दिखाई देती है, यानी नीले कलर की दिखाई देती है जल के कारण। क्वेश्चन आ जाएगा पृथ्वी हमारी जल के जो पृथ्वी है नीले रंग की क्यों दिखाई देती है, ऑप्शन में दे देगा। पृथ्वी के पे जो है 2/4 मतलब जल है, 3/4, 1/4, तो आपको ये लगाना है पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है हमारा जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा अधिक जल है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। मतलब ये सोचने वाली बात हो गई ना। लेकिन ये सारा जल जो है यूज़ के लायक नहीं है, सब हम पी नहीं सकते, उससे सिंचाई नहीं कर सकते। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण दिया गया है। देखिए ये जल के बारे में दिया गया है, हम इसको देखते हैं। महासागर में जल कितने पाए जाते हैं? 97.3। बर्फ छत्रक जो है 02.0। भूमिगत जल जो है 00.68। झीलों का अलवर जल जो है 0.009। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील जो है 0.009। वायुमंडल जो है 0.0019। नदियाँ जो है 0.001। पूरे ये सारे जो है 100% में बट गए हैं। साधारण क्रियाकलाप के द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इजराइल का जो मृत सागर है वहाँ पे अगर आप कभी डूबेंगे नहीं, मतलब वहाँ पे आराम से आप ऐसे लेटे रहेंगे, मतलब क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे पानी है, मतलब वो नमक है, लवणता अधिक होती है कि वो डूब सकता ही नहीं कोई। तैराक इसमें प्लो कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघनन बना देती है। नमक इतना ज़्यादा है कि कोई भी डूबता नहीं, आराम से उसमें ऐसा लगता है कि हम बैठे हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक, बिना जल के तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते। हमें कितना भी भूख या कुछ भी हो, सबसे पहले पानी चाहिए होता है। जल ही, इसीलिए तो कहा गया जल ही जीवन है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करें। देखो बहुत सारे लोग हैं जल का मतलब उपयोग बहुत ख़राब तरीके से कर रहे हैं, इसलिए जल धीरे धीरे हमारा जो पीने लायक है वो कम होता जा रहा है, और ये ख़त्म हो गया तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, मतलब 22 मार्च को, जब जल संरक्षण के विभिन्न विधियों को प्रवलित किया जाता है। मतलब कि थीम रहता है बहुत सारे, जैसे जल बचाओ, मतलब पानी को बचाना है, ये करना है, कम यूज़ करना है, इस तरह से। महासागरीय परिसंचरण अब हम लोग देखते हैं। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। जब हम देखो समुद्र के किनारे चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नम बालू है, ठंडा पवन है, मतलब अच्छी हवा चलती है, समुद्री पक्षी भी दिखते हैं हमें, जैसे साइबेरिया वगैरह हो गए, ये सब। वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता, मतलब महासागरीय जल जो है हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा गति करता रहता है, वो कभी शांत नहीं होता। महासागरों की गतियों की इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। जो मतलब ये जो तरंग हो गई, ज्वार भाटा और धाराएं हो गई, ये सब जो है महासागरों में आते हैं। ये हमारा देखिए प्रशांत महासागर, और ये भी याद रखिएगा प्रशांत महासागर जो है ये सर्कल शेप का है, ऐसे सर्कल शेप का माना जाता है। तरंगे क्या होती है उसको देखते हैं हम। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें मतलब तरंग कहते हैं। मतलब कि जो महासागर है जल ऊपर होता रहता है, उठता रहता है और नीचे गिरता रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी को हम लोग तरंग कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। जब मतलब बहुत ज़्यादा महासागरीय वो आता है प्रॉब्लम, जैसे ज्वालामुखी या भूकंप आया, तो उस टाइम में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक विनाश हो जाता है, घर गिर जाते हैं, मतलब वो सारे जैसे एरिया ही गायब हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं। मतलब इसके परिणाम स्वरूप जो 15 मीटर की विशाल जो ज्वारी तरंगें हैं वो उठ सकती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। जब सुनामी आता है मतलब बहुत ज़्यादा वो एरिया ही पूरी तरह से नष्ट हो जाता है।
अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत तक के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। जब 2004 में सुनामी आया था भारत में, मतलब बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था, जो तटीय मतलब समुद्र के किनारे या फिर महासागरों के किनारे थे जगह। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट में डूब गया था। जब सुनामी आया था उसके बाद से अंडमान और निकोबार जो है निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो था हमारा, वो डूब गया था पूरी तरह से। इसको हम देखते, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंग, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, यानी पोताश्रय नष्ट हो जाते। पोताश्रय का आश्रय कि जहाँ पे लोग रिसर्च करते रहते हैं, जैसे महासागर वगैरह में रह के उसको। अब हम 2004 का सुनामी देखते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। भारतीय प्लेट जो थी वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात मतलब गति उत्पन्न हो गई थी, जैसे कि अचानक गति होने लगी थी। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी की ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों में जल हटने लगा। भारतीय प्लेट वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की तट की ओर लौटने लगा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया था, जिसकी तुलना में व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जाती। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। मतलब कि जब ये आया था तो हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए, जैसे भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो था वो डूब गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था वो भी, मतलब कि उसमें जो इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया था। जब सुमात्रा भूकंप के अधिकेंद्र तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह या श्रीलंका की ओर बढ़ा, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई और फिर 70 किमी प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक प्रभावित हुए। मतलब ये एरिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इन सारे एरिया पे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना असंभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं। मतलब प्रशांत महासागर में ऐसी क्रियाएं होती तो उसके 3 घंटे पहले पता चल जाता है, लेकिन हिंद महासागर में नहीं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर सुनामी कभी भी कहीं भी आती है, क्योंकि यह भूकंपीय क्रिया में बहुत कम होती है। ये तमिलनाडु के तट पर सुनामी का द्वारा विनाश हुआ था, जो ये है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सालों से 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। मतलब 100 वर्षों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी यही सुनामी जो थी यही थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों में हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। मतलब कि जब ऐसा हुआ तो वो लोग ये नहीं कि ऊंचे स्थान पर चले जाएं, वहाँ से हट जाएं, लेकिन लोग देखने लगे मतलब किस तरह से हो रहा है। इसके फलस्वरूप जब सुनामी का विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। जैसे लोग देखने लगे और अचानक वहां से गए नहीं और सुनामी आई तो लोगों की डेथ हो गई। लोगों को यही बात तो समझ नहीं आती। आजकल तो सब लोग वीडियो वगैरह बनाने लगते हैं, इस तरह से और भी बहुत चीज़ें बढ़ने लगी हैं। अब ज्वार भाटा देखते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। मतलब कि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल जो है उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं।
जब जल को अपने न्यूनतम स्तर तक आ जाता है, तट के पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। मतलब जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों में आ जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं। और भाटा उसको कहते हैं जब जल अपने मतलब न्यूनतम एकदम कम स्तर तक आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। तो इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। अब हम ये देखते हैं, ये ज्वार भाटा हो गया, ये सूर्य, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये हमारा चंद्रमा हो गया। बृहद ज्वार भाटा जो है ये हमारा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सारे मतलब एक साइड आ जाते हैं। और सूर्य, पृथ्वी और ये फिर चंद्रमा हमारा हो गया। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। मतलब सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस पृथ्वी पर जो है ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित या फिर अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। मतलब कि देखो ये रहा, पूर्णिमा के दिन जो है हमारे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी दो एक सीध में रहते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, और इस टाइम पे सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। इसी ज्वार को हमने आपको दिखाया बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब बाद में अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप जिन निम्न ज्वार भाटा आता है, ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ऐसे उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। मतलब कि नाव वगैरह में यूज़ होने पे मतलब उनके चलाने में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाते हैं। मतलब जब जहाज होता है वो बंदरगाह तक आसानी से पहुंच जाता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद मिलते हैं। उच्च ज्वार के कारण जो है मछलियाँ एकदम पास आ जाती, तट के पास इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियों को पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न के लिए भी किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। मतलब महासागर की जो धाराएं हैं वो गर्म या ठंडी भी हो सकती है। महासागरीय धाराएं जो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं भी होती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जो जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मतलब याद रखिएगा, जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सबसे अच्छा जगह माना जाता है मछली के उत्पादन के लिए। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण है। मतलब जापान के आसपास में और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट जो है इसके उदाहरण हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ जो है कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब कि देखो, वो जब कोहरा होगा तो नौ संचालन में दिक्कत होगी, जहाजें बंदरगाह तक नहीं पहुँच पाएंगी और नाव चल नहीं पाएंगे, लेकिन मछली उत्पादन के लिए सही रहता है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे सारे मतलब हिस्ट्री भी कर रहे हैं हम, हिस्ट्री भी देखेंगे और ज्योग्राफी भी देखेंगे। 8 तक पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर से करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।